अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम महम अफ़ज़ल। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं बेटा, सबसे पहले मुझे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? महम ऑनलाइन है, जेनिफर ऑनलाइन है। बेटा मुझे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, थैंक यू महम। मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। बाकी स्टूडेंट से भी आप मैसेज दें कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। देन आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। ओके जी, थायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो गोइटर है उसके डिफरेंट टाइप्स तक आई थिंक हमने कुछ स्टार्ट लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम निसा। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, एंडेमिक गोइटर तक हमने आई थिंक कंप्लीट किया था, उसके साइन सिम्टम और मैनेजमेंट पढ़ ली थी। नोड्यूलर गोइटर की तरफ मूव करते हैं। सम थायराइड ग्लैंड्स आर नोड्यूलर बिकॉज ऑफ एरियाज ऑफ हाइपरप्लेजिया यानी ओवर ग्रोथ। कुछ ये देखिए, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा नोड्यूलर गोइटर। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है उसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से राउंड राउंड से जो है वो नोड्यूल्स बन जाते हैं। No symptoms may arise as a result of this condition, but not uncommonly, these nodules slowly increase in size, with some descending into the thorax, where they cause local pressure symptoms. Some nodules become malignant and some are associated with a hyperthyroid state. Thus, the patient with many thyroid nodules may eventually require surgery. सिम्टम कोई नहीं पेशेंट को अपेयर होते, लेकिन जब ये नोड्यूल जो है साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाए या फिर ये थोड़ा थॉरिक्स की तरफ डिसेंड होना शुरू हो जाए, तो फिर ये लोकली वहाँ पे प्रेशर के जो सिम्टम्स है वो पेशेंट को कॉज करना शुरू करते हैं। कुछ नोड्यूल जो होते हैं इसमें यूजुअली मैलिग्नेंट होते हैं, इसीलिए पेशेंट्स की जो है हमें सर्जरी करनी पड़ती है। थायराइड ट्यूमर्स की तरफ आ जाते हैं। कैंसर ऑफ द थायराइड इज मच लेस प्रेवलेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ कैंसर, हाउएवर इट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ एंडोक्राइन मैलिग्नेंसीज। ट्यूमर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग बिनाइन और मैलिग्नेंट। जिस तरह से और ट्यूमर्स होते हैं इसी तरह से थायराइड ग्लैंड भी बेटा बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकते हैं। According to the presence or absence of associated thyrotoxicosis and the diffuse or irregular quality of the glandular enlargement. External radiation of the head, neck or chest in infancy and childhood increases the risk of thyroid carcinoma.
टाइप ऑफ थायराइड कैंसर, पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा। 70% ऑफ जो ट्यूमर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, यानी 70% इंसिडेंस है कि पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन है ये और लीस्ट अग्रेसिव है, यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट को ख़राब नहीं करता, अग्रेसिव साइन सिम्टम्स नहीं होते इसके। एसिम्प्टोमेटिक नोड्यूल होते हैं नॉर्मली ग्लैंड के अंदर। इट स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड और अर्ली एडल्ट लाइफ एंड इट रिमेन्स लोकलाइज्ड, यानी बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। मेटास्टेसाइज अलोंग द लिम्फेटिक्स इफ अनट्रीटेड, जाहिर है लोकलाइज्ड है पहले, अगर उसे अर्ली स्टेज के ऊपर ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर उसका मेटास्टेसिस हो सकता है लिम्फ नोड के थ्रू। मोर अग्रेसिव अगर ओल्डर एज में, जाहिर उसे ट्रीट नहीं करेंगे, या अगर ओल्डर एज में ये इनिशिएट होकर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर ये जो है एग्रेसिव होता है, यानी पेशेंट को ख़राब करता है और एग्रेसिव साइन एंड सिम्टम शो करता है। उसके बाद फोलिक्यूलर एडिनोकार्सिनोमा है, इसका इंसिडेंस बेटा 15% है। ये यूजुअली 40 इयर्स ऑफ एज के बाद अपीयर होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है। अगर उसको हम पल्पेट करें तो वो इलास्टिक और रबरी ऑन पल्पेशन हमें फील होता है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये मेटास्टेसाइज कर जाता है, बोन्स तक जा सकता है, लिवर और लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है। प्रोग्नोसिस इसकी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती जितना पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस है, उतनी अच्छी प्रोग्नोसिस इसकी नहीं होती। तो अब बेटे मेडुलरी है, इसका इंसिडेंस 5% है, तकरीबन 50 इयर्स ऑफ एज के बाद होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि वो जो ट्यूमर बना है ना बेटा, वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है और ये एंडोक्राइन डिसफंक्शन कॉज करता है। एंडोक्राइन डिसफंक्शन के सिम्टम्स बॉडी के अंदर जो है पेशेंट यानी प्रेजेंट करेगा एंडोक्राइन डिसफंक्शन के सिम्टम्स के साथ। ये भी लिम्फेटिक्स और ब्लड दोनों के थ्रू मेटास्टेसाइज कर जाता है। मॉडरेट सर्वाइवल रेट है इसका, ठीक है जी। जो सर्वाइवल रेट है वो उसका मॉडरेट है पेशेंट्स का। देन एनाप्लास्टिक, इसका इंसिडेंस भी 5% है। 50% ऑफ एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमास अकर इन पेशेंट हु आर ओल्डर देन 60 इयर्स ऑफ एज। अगर हम इसे जो है पल्पेट करें तो जो मास होता है वो हार्ड और इरेगुलर होता है और ये स्लोली क्विकली ग्रो करता है और डायरेक्ट इन्वेजन टू द एडजेसेंट टिश्यूज, यानी डायरेक्टली इन्वेज करता है, ये स्प्रेड होता है बट नॉट थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक्स, डायरेक्टली ये आसपास के टिश्यूज को इन्वेड कर देता है और पेनफुल होता है, टेंडर होता है। सर्वाइवल फॉर पेशेंट्स विद एनाप्लास्टिक कैंसर इज यूजुअली लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है जी। ऐसे पेशेंट का भी सर्वाइवल अच्छा नहीं है। फिर थायराइड लिम्फोमा है, इसका इंसिडेंस भी 5% है। इट अपीयर्स आफ्टर एज 40 इयर्स, मे हैव हिस्ट्री, ऐसे पेशेंट्स में होता है जिनको ग्वाइटर की हिस्ट्री होती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, डिस्निया, पेन एंड प्रेशर, और इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी है, यानी पेशेंट अच्छा हो जाता है, हमारा ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा अफाइन। ओके जी, असेसमेंट क्या है, डायग्नोसिस किस तरह से करनी है पेशेंट की। लीजन्स जो कि सिंगल हैं, हार्ड हैं एंड फिक्स्ड हैं ऑन पल्पेशन और एसोसिएटेड विद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी सजेस्ट मैलिग्नेंसी। थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, ऑब्वियसली वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे एवेलुएट करने के लिए थायराइड नोड्यूल्स को। नीडल बायोप्सी ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज यूज्ड टू डायग्नोज थायराइड कैंसर। नीडल एस्पिरेशन यानी वो बायोप्सी की जाती है थायराइड ग्लैंड से, हम टिश्यू ले लेते हैं तो उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजी करवा लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि अगर कैंसरस टिश्यूज़ हैं, प्लस कैंसरस थायराइड नोड्यूल्स को नॉन कैंसरस नोड्यूल्स के साथ डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं हम, और अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसकी स्टेज को भी हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेटा MRI, CT स्कैन, थायराइड स्कैनिंग है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्टडीज़, ये सब मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, और थायराइड सप्रेशन टेस्ट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर थायराइड कार्सिनोमा तो अल्टीमेटली सर्जिकल रिमूवल है, टोटल या फिर नियर टोटल थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है हमें। एफर्ट्स यही होती हैं हमारी कि हम पैराथायराइड टिश्यूज़ जो उसके साथ बिल्कुल आपको पता है दूसरा हमारा ग्लैंड मौजूद होता है उसे हम स्पेयर करें ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया और टेटनी से हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है जी। नर्सिंग मैनेजमेंट, थायराइडेक्टमी के लिए पेशेंट ने थायराइडेक्टमी के लिए नर्स की क्या जो सारी केयर है पेशेंट की वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव गोल्स आर टू गेन द पेशेंट कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस एंजाइटी। Efforts are necessary to protect the patient from tension and stress to avoid precipitating thyroid storms. Quiet and relaxing forms of recreation or occupational therapy may be helpful. Pre-operative care क्या है, यानी
ऑपरेशन से पहले क्या केयर नर्स ने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग अ डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, सप्लीमेंट्री वाइटामिन स्पेशली थायमीन और स्कॉर्बिक एसिड देते हैं हम पेशेंट को रिमाइंड करवाया जाता है उसने टी, कॉफ़ी, कोला और इस तरह के जो स्टिमुलेंट्स हैं वो अवॉइड करने हैं। द नर्स ऑल्सो इन्फॉर्म्स द पेशेंट अबाउट द पर्पस ऑफ प्री ऑपरेटिव टेस्ट, उसे बताएगी कि भाई सर्जरी से पहले आपकी जो डिफरेंट हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं इसका मकसद क्या है, और उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें हम पेशेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जाहिर है उसकी जो कॉपरेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। द इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प टू, ये सारी चीज़ें देखिए अगर हम पेशेंट के साथ डिस्कस करके करेंगे ना तो पेशेंट को हम पे कॉन्फिडेंस होगा, वो हम पे ट्रस्ट करेगा और उसकी एंग्जाइटी सबसे बढ़ के जो है वो रिड्यूस होगी अबाउट सर्जरी। इन एडिशन स्पेशल एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर गुड नाइट रेस्ट बिफोर सर्जरी। प्री ऑपरेटिव टीचिंग इंक्लूड डेमोन्स्ट्रेटिंग टू द पेशेंट हाउ टू सपोर्ट द नेक विद द हैंड्स आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट स्ट्रेस ऑन द इंसिजन। जिस तरह से ये पिक्चर में आपको पोजीशन दिखाई जा रही है, हम सर्जरी से पहले पेशेंट को पोजीशन के बारे में बता देते हैं क्योंकि सर्जरी के बाद वो अंडरस्टैंडिंग का उसका वो लेवल नहीं होगा सर्जरी के फ़ौरन बाद जो सर्जरी से पहले हो सकता है। तो किस तरह से उसने अपने स्टिचेस को जो है उसके ऊपर स्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए नेक को होल्ड करके रखना है वो हम इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या है, द नर्स पीरियोडिकली असेस द सर्जिकल ड्रेसिंग एंड रीइंफोर्सेस देम व्हेन नेसेसरी। व्हेन द पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन, आपका पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन में है, द नर्स ऑब्जर्व द साइड्स एंड द बैक ऑफ द नेक एज वेल एज द एंटीरियर ड्रेसिंग फॉर ब्लीडिंग। पोस्ट ऑपरेटिव है, पेशेंट को जाहिर है आपने वोंड को बहुत थॉरोली इंस्पेक्ट करना है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसके साथ साथ उसका पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करना, जो जाहिर है आपको पता है अगर इंटरनल ब्लीडिंग खुदा ना खास्ता हो रही है तो पेशेंट की बीपी भी ड्रॉप करेगा, पल्स भी पहले तो ज़ाहिर हाई होगी उसके बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, तो ये इंडिकेशंस होती हैं इंटरनल ब्लीडिंग की, इसलिए ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी अलर्ट फॉर कंप्लेंट ऑफ अ सेंसेशन ऑफ प्रेशर और फुलनेस एट द इंसिजन साइट। इस चीज़ से भी ध्यान रखना है पेशेंट आपको ऐसी कोई कंप्लेन करे कि जिस जगह पे कट लगाया, इंसिजन लगाया, वहाँ वो कोई प्रेशर फील कर रहा है। सच सिम्टम्स में इंडिकेट हेमरेज एंड हीमाटोमा फॉर्मेशन सबक्यूटेनियसली, दैट्स व्हाई दिस शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर दिस पर्टिकुलर साइन, और अगर ऐसा कुछ है तो वो आपने फ़ौरन से रिपोर्ट करना है। डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन हो सकती है, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है नेक के पास आपको पता है कट लगा है, वहाँ टिश्यूज स्वेल होंगे, एडिमा होगा ग्लोटिस का, बाकी हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, इंजरी हो सकती है लेरिंजियल नर्व्स को, इन सारी चीज़ों की वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन हो सकता है। सो ऑब्वियसली दिस कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर दैट एन एयरवे शुड बी इंसर्टेड, देयरफॉर a tracheostomy set is kept at the bedside at all time and the surgeon is summoned at the first indication of respiratory distress. If the respiratory distress is due to hematoma, surgically फिर उस hematoma को evacuate करना पड़ता है हमें। The intensity of the pain is assessed and analgesic agent are administered as prescribed for pain. The nurse carefully support the head and avoid tension on the sutures. इंट्रावीनस फ्लूइड आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सर्जरी हुई है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, हमें फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ता है। वाटर में बी गिवन बाय माउथ एज सून एज नोजिया सबसाइड, यूजुअली देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, इनिशियली कोल्ड फ्लूइड एंड आइस में बी टेकन। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर हॉट फ्लूइड जाएगा तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। कोल्ड चीज़ें आप उन्हें देंगे, कोल्ड फ्लूइड, आइसक्रीम वगैरह, तो वो उसको एक सूदिंग इफेक्ट भी देगा और ब्लीडिंग के चांसेस को भी कम करेगा वेजर कंस्ट्रिक्शन करने के बाद। द पेशेंट इज एडवाइज्ड टू talk as little as possible to reduce edema to the vocal cords, but when the patient does speak, any voice changes are noted because they might indicate injury to the recurrent laryngeal nerve which lies just behind the thyroid next to the trachea. An overbed table may be used to provide easy access to the items that are needed frequently. It is also convenient to use this table when vapor mist inhalation are prescribed for the relief of excessive mucus secretion. The patient is usually permitted out of the bed as soon as possible and is encouraged to eat food that are easily eaten. A well-balanced high-calorie diet may be prescribed to promote weight gain. Suture or skin clips are usually removed on the second day. The patient is usually discharged from the hospital the day of surgery or soon afterward if the post-operative course is uncomplicated.
ये देखें कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसे मॉनिटर भी करना है, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसे आपने मैनेज भी करना है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट बेटा नेक टेंशन हो सकती है और टेंडरनेस हो सकती है, वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेटेड विंड पाइप हो सकता है, और जो लेस कॉमन है, जो बहुत कम होती हैं, वो हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था थायराइड के साथ आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद है। हमारी इंटेंशन तो यही होती है कि हम उसे सेव करें। अगर अनइंटेंशनली उसे डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली आपका कैल्शियम का जो एक लेवल है ब्लड में मेंटेन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी। ठीक है जी, ये रेफरेंसेस हैं। अब हम इससे रिलेटेड किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, मीनवाइल में नेक्स्ट स्लाइड अपलोड करती हूँ। आपके जो 4 स्टूडेंट्स रह गए थे जिनका इशू था, तो वो एडमिशन है वो सबसे पहले एडमिट हो गई थी मैडम, हम 4 तो फिर आप इसके बाकी सारे ठीक है मतलब क्लियर हुआ। ओके एक बार पहले हम थोड़ा सा ना डिस्कशन कर लेते हैं। आवाज आ रही है आपको? हेलो ओके सारा, आपका क्वेश्चन है कि जब थायरॉइडेक्टमी करवा लेते हैं तो उसके बाद आयोडीन T3 T4 के साथ जाकर अटैच होती है या नहीं। ओके, पहली चीज़ तो ये आप क्लियर कर लें कि मैंने आपको बताया था कि जो थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 उनकी फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है विदाउट आयोडीन। ज़ाहिर है जब वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आयोडाइड पहले आयोडीन में कन्वर्ट होता है फिर जाके अटैच होता है, तो आपके पास हार्मोन्स T3 T4 भी इससे पहले किसी और फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब भी दोनों बाइंड कर जाते हैं तो आपके पास T3 T4 की फॉर्म में आपके जो थायराइड हार्मोन्स है वो आ जाते हैं। मैंने आपको ये बात बताया था, इसका बेटा थायरॉइडेक्टमी का इसकी बाइंडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली जो हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं वो थायराइड ग्लैंड ने करने हैं। तो शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि उसके बाद जाहिर है थायराइड के हार्मोन्स रिलीज होंगे या नहीं होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे। जाहिर है वो अपनी एक जो एक्चुअल फॉर्म है उससे पहले प्रिकर्सर की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, तो फिर आगे आयोडीन उनके साथ बाइंड होगा ना। आयोडीन का थायराइड ग्लैंड के साथ तो खैर सच कोई ताल्लुक नहीं है, बेसिकली थायराइड हार्मोन्स बनाने के साथ उसका ताल्लुक है। सो T3 T4 के लिए हमने यही आपको बताया कि यूजुअली पार्शियल थायरॉइडेक्टमी, हमारी कोशिश यही होती है कि पार्शियल थायरॉइडेक्टमी की जाए, पूरे थायराइड ग्लैंड को रिमूव नहीं किया जाता। उसका ये फ़ायदा होता है कि बॉडी आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती रहती है, और वो उसी तरह से आयोडीन आके बाइंड करता रहता है, आपके पास T3 T4 बॉडी में मौजूद रहता है। लेकिन अगर हमें कंप्लीट थायरॉइडेक्टमी करनी पड़ जाए तो ये बड़ा एक क्या कहना चाहिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके बाद पेशेंट का ज़िंदा रहना भी मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैं इतने डिटेल में उसकी फिजियोलॉजी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कहाँ-कहाँ थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका बॉडी में इफ़ेक्ट है। सो फिर ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि हम सारी ज़िंदगी पेशेंट को सिंथेटिक जो हार्मोन्स हैं उनके ऊपर रखना पड़ता है, और ये वो सिचुएशन होती है कि जिसमें फिर पेशेंट इतना ज़्यादा अगर ज़िंदा रह भी जाए तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप ज़ाहिर है एक जो अल्लाह ताला ने नेचुरली बॉडी में निज़ाम रखा है उसको आप कब तक सिंथेटिक चीज़ों के साथ लेके चलते रहेंगे,
कभी मेडिसिन स्किप हो गई, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो ज़ाहिर है पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आयोडीन बिल्कुल माइंड होता है उस सूरत में जब पूरा कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी नहीं हुई है और आपका जो थायराइड ग्लैंड जो रिमेनिंग पोर्शन है वो स्टिल जो है हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सारा? ओके, अभी हमने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी मौजूद होता है और पैराथायराइड ग्लैंड के ही अब हम डिसऑर्डर्स को जो है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। वी विल हैव एन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक ओवरव्यू ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, pathophysiology of primary and secondary hyperparathyroidism. Then we will see what are the clinical manifestations which patient will present with hyperparathyroidism. Then we will discuss the assessment and diagnostic finding of hyperparathyroidism, medical and nursing management of hyperparathyroidism. Then we will see what is hypercalcemia crisis और उसकी management क्या है. पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, देन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, मेडिकल एंड मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी फॉर पेशेंट हैविंग हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इनफैक्ट आपको बिल्कुल खुद पता होनी चाहिए। द पैराथायरॉयड ग्लैंड नॉर्मली 4 आर सिचुएटेड इन द नेक एंड एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, यानी जो आपका थायरॉयड ग्लैंड है उसकी बैक साइड पे मौजूद होते हैं और यूजुअली 4 होते हैं। पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन से पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका काम क्या है? इसका काम है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। अगर इंक्रीज सिक्रीशन हो जाएगी पैराथॉर्मोन की, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज, इंटेस्टाइन एंड बोन्स व्हिच रेजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। सम एक्शंस ऑफ दिस हार्मोन आर इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, यानी जब बॉडी में हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो पैराथॉर्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है, उसी तरह से पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर वो तो पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर एक्ट होता है, पैराथॉर्मोन रिलीज होता है। पैराथॉर्मोन क्या करवाता है? आपके किडनी, इंटेस्टाइन और बोन से कैल्शियम ले लेकर एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड के अंदर शामिल करना शुरू कर देता है और इस तरह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। पैराथॉर्मोन आल्सो टेंड टू लोअर द ब्लड फास्फोरस लेवल। याद रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। पैराथॉर्मोन जहां ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है तो उसके साथ ही फास्फोरस का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। द सीरम लेवल ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम रेगुलेट्स द आउटपुट ऑफ पैराथॉर्मोन। दिस इज रियली अंडरस्टूड। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है, वही तो रेगुलेट करेंगे पैराथॉर्मोन के हार्मोन को। क्यों? क्योंकि पैराथॉर्मोन के आउटपुट को। क्यों? क्योंकि अगर कैल्शियम बॉडी में ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ठीक है, तो जाहिर है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा पैराथॉर्मोन रिलीज करने के लिए। लेकिन अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी ब्लड में तो वो सिग्नल भेजेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड को और वो पैराथॉर्मोन रिलीज करवाएगा। उसी तरह जिस तरह से आपको हमने बाकी ग्लैंड्स के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पूरा समझाया है। सो ये देखें, पोस्टीरियर जो पहले आपको इंटीरियर एस्पेक्ट दिखाया है थायराइड ग्लैंड का, इसके पीछे ये इस तरह से 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, एक्सेस पैराथॉर्मोन कैन रिजल्ट इन मार्केडली इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। दिस इज अंडरस्टूड। अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो पैराथॉर्मोन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है ज़्यादा जो बोन्स और किडनी है वहाँ से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके ब्लड में जो है डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ये। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ सीरम कैल्शियम एंड सीरम फास्फोरस राइजेस, कैल्शियम फॉस्फेट में प्रेसिपिटेट इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द। होता क्या है बेसिकली, जब सीरम के अंदर जाहिर है जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाना शुरू कर देगा एबनॉर्मली। जब कैल्शियम का लेवल वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है बेटा, तो सीरम तो ऑलरेडी अपने एक अमाउंट में मौजूद है ना, तो जब ये दोनों चीज़ें जब एक जगह पे जाके बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में इकट्ठी हो जाती हैं तो इससे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कैल्शियम फॉस्फेट फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इवन टिश्यूज़ के अंदर, जैसे किडनीज़ के अंदर, और टिश्यूज़ की कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है।
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अच्छा ये आपको क्लियर हो गया कि बेसिकली कैल्शियम और जो फास्फोरस है उसका कॉम्प्लेक्स बनता है, और एक तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, और दूसरा क्यों मैंने इसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कहा है सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने को, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है कैल्शियम का, आपको पता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पर, और जो आपके कार्डियक मसल्स हैं उनके ऊपर भी इसका बड़ा इफेक्ट है। तो कार्डियक एक्टिविटी को ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इस वजह से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मैंने आपसे कहा। अब हम देखते थे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है। यानी जब पैराथायरॉयड ग्लैंड से जब पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होते हैं। Hyperparathyroidism, which is caused by overproduction of parathormone by the parathyroid gland, it is characterized by bone decalcification. This is really understood. उसने कहाँ से कैल्शियम लेना है? आपकी बोन से ही तो निकाल निकाल के कैल्शियम, ब्लड, यही फिनोमिना है, कहीं बाहर से तो नहीं आता ना बेटा। बॉडी में अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो बॉडी जो है बोन से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डालना शुरू कर देती है, और अगर हमारी बोन्स में डिफिशियंसी होती है, ब्लड में पूरा होता है, तो वो ब्लड से निकाल निकाल के विटामिन डी उसे ले जाता है और बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाना शुरू कर देता है। सो इसी तरह से बोन्स की डीकाल्सिफिकेशन हो जाएगी, और जो रीनल कैल्कुलाई हैं, किडनी स्टोन्स हैं, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा होना शुरू हो गया ब्लड में, वहाँ से आपको पता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के थ्रू उसने वहाँ से सारा फिल्टर आउट होना है। जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, आपको बताया था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से निकल के जो है वो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें से वो फिल्टर आउट हो जाता है जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए। इसी तरह से कैल्शियम की भी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाए तो वो उस ब्लड में से निकल के किडनीज के अंदर स्टोन बनाना शुरू कर देती है, और यूरिटर्स के अंदर वो स्टोन जा सकते हैं। Primary hyperparathyroidism occur 2 to 4 times more often in women than in men and is most common in people between 60 and 70 years of age. इसका इंसिडेंस जो है approximately 25 cases per 100,000 people है. The disorder is rare in children younger than 15 years of age, but its incidence increases tenfold between the ages of 15 and 65 years. Half of the people diagnosed with hyperparathyroidism do not have symptoms. ये देखें जो मैंने आपको बताया, बोन्स की डीकाल्सिफिकेशन हो गई। पहले ये देखें आपको वाइट सा, जो ज़ाहिर है कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से आपको बोन दिख रही थी। क्यों बेटा साफिया, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, आपको क्यों स्लाइड शो नहीं हो रही? किसी को भी शो नहीं हो रही? हो रही है साफिया, ओके ठीक है, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें जिन्हें शो नहीं हो रही, ठीक है। ये मैंने आपको इमेज दिखाया एक्सरे के थ्रू पे, जब डीकाल्सिफिकेशन हो जाती है बोन की तो किस तरह का शेप आता है, और ये आपके पास किडनीज मैंने शो किए हुए हैं कि किडनी में किस तरह से जो ये स्टोन्स हैं, ये कैल्शियम के स्टोन्स बन के डिपॉजिट हो जाते हैं। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या है? सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विद मैनिफेस्टेशन सिमिलर टू दोज ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म occurs in patients who have chronic renal failure and so-called renal rickets as a result of phosphorus retention, increased stimulation of the parathyroid gland and increased parathormone secretion. देखिए जी, प्राइमरी में तो सिंपल प्रॉब्लम क्या थी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो है वो पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से जो बोन से जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब कर करके बॉडी ब्लड में लेके आ रही थी। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इटसेल्फ पैराथायरॉयड ग्लैंड का प्रॉब्लम नहीं होता। जो बेसिकली ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में ये होता है कि सिक्रीशंस जो हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं होता, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीशन इटसेल्फ ज़्यादा रिलीज नहीं हो रही होती है, बल्कि ये होता है कि रीनल फेलियर होता है पेशेंट को। जाहिर रीनल फेलियर होगा तो बॉडी के अंदर फास्फोरस जाहिर वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा बॉडी से बाहर, फास्फोरस बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है। जब फास्फोरस बॉडी के अंदर रिटेन, आपको मैंने पहले बताया फास्फोरस का कैल्शियम के साथ लिंक है, तो जब फास्फोरस का बॉडी में ज़्यादा रिटेंशन होना शुरू हो जाती है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड को ये सिग्नल जो है वो मौसूल होता है, वो जो है स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है कि अब वो पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज करे ताकि फास्फोरस को ब्लड से रिमूव किया जा सके। लेकिन जाहिर है रीनल फेलियर है तो फास्फोरस तो वहाँ से रिमूव नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम भी बढ़ना शुरू हो जाता है और फास्फोरस ऑलरेडी रिटेन हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया था वो बनना शुरू हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म।
ये देखें, मैंने आपको बताया फास्फोरस एंड कैल्शियम कंटिन्यू टू बी रिलीज फ्रॉम द बोन। सबसे पहले यहाँ जब मैंने आपको बताया किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, किडनी फंक्शन ठीक नहीं है तो जाहिर है फास्फोरस बॉडी में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। जब देखिए फास्फोरस और कैल्शियम एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। जब फास्फोरस बॉडी में ज़्यादा होगा तो सिग्नल यही मिलेगा कि जी अब फास्फोरस को यहाँ से रिमूव किया जाए। सो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फास्फोरस ज़्यादा है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो ज़ाहिर एक दूसरे के ऑपोजिट है, कैल्शियम को कम करने के लिए इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। जब इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ब्लड के अंदर सीरम में यानी कैल्शियम का लेवल कम होगा। जब सीरम में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो जो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको ये सिग्नल मिलेगा कि जी बॉडी में कैल्शियम कम है, आप कैल्शियम जो है पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करें ताकि हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करें। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है एक तो वो ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से हाइपरप्लेजिक हो जाएगा और वो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन को, सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ा देगा। और इसका इफेक्ट तो हमें पता ही है कि इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन के, उसको ये सिग्नल मिलेगा कि जी कैल्शियम बॉडी में कम है तो वो बोन से जो है कैल्शियम ले लेके ब्लड के अंदर जमा करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से फास्फोरस और कैल्शियम दोनों जो है बोन से निकल के आपके ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे और उससे वो जो कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको बताया था वो बन जाएंगे। जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर ज़ाहिर इसके इफेक्ट आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन होगा। मस्कुलर स्केलेटल, दिस इज अंडरस्टूड, जब कैल्शियम की रिजॉर्प्शन हो रही है, कैल्शियम वहाँ से निकल के बाहर आ रही है तो मसल्स की वीकनेस होगी, जॉइंट पेन होगा, बोन्स में पेन होगा, नर्वस सिस्टम में फटीग, डिप्रेशन एंड कंफ्यूजन होगी, यूरिनरी सिस्टम में किडनी स्टोन, इंक्रीज थर्स्ट और इंक्रीज यूरिनेशन होगी। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, क्या क्या करना पड़ेगा डायग्नोस करने के लिए। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है बेटा ये तो सिंपली डायग्नोस कर लेते हैं हम। अगर परसिस्टेंटली हमारे पेशेंट के सीरम में कैल्शियम लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है और पैराथॉर्मोन अगर आप चेक करवाते हैं तो वो भी आपको एलिवेटेड मिलेंगे। इसके अलावा रेडियो इम्यूनो एसे फॉर पैराथॉर्मोन आर सेंसिटिव एंड डिफरेंशिएट प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म फ्रॉम अदर कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। फिर ये एक और टेस्ट है रेडियो इम्यूनो एसे, इसका काम सिंपल ये होता है कि आपको डिफरेंशिएट करता है कि ये जो कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो रहा है ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से या फिर इसकी कोई और वजह है जैसे किडनी फेलियर हो गया फॉर एग्जांपल। इसके अलावा एन एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल अलोन इज अ नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग बिकॉज सीरम लेवल में बी ऑल्टर्ड बाय डाइट, मेडिकेशन, रीनल एंड बोन चेंजेस। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। द डबल एंटीबॉडी पैराथायरॉयड हार्मोन टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और एनी मैलिग्नेंसी एज अ कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, एमआरआईज है, थैलियम स्कैन है, फाइन नीडल बायोप्सी है, हैव बीन यूज्ड टू इवैल्यूएट द फंक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड एंड टू लोकलाइज पैराथायरॉयड सिस्ट, एडिनोमास एंड हाइपरप्लेजिया। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है बेटा? मेडिकल मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट है। सबसे पहले द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल पैराथायरॉयड टिश्यूज। मिनिमली इन्वेसिव पैराथायरॉयडेक्टमी टेक्निक allow for a unilateral neck exploration using local anesthesia. In some cases, only the removal of a single diseased gland is necessary, reducing morbidity rates associated with surgery. कोशिश यही होती है कि छोटे से छोटा कट लगाएं और ज़ाहिर है 4 ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद हैं तो जितना जो है कम से कम हम टिश्यूज़ को वहाँ से रिमूव करें। For asymptomatic patient who have only mildly elevated serum calcium concentration, a normal renal function, surgery, ऐसे पेशेंट्स के लिए हम डिले कर सकते हैं। जाहिर है जिनका रीनल फंक्शन ठीक है और कैल्शियम लेवल थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है बट उनको क्लोजली हम मॉनिटर करते रहते हैं कहीं इस चीज़ को देखने के लिए कि कहीं उनको हाइपरकैल्सीमिया ना हो जाए या उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा डिटोरियोरेट ना हो जाए या उनके रीनल फंक्शन इम्पेयर ना हो जाए या फिर उनके किडनीज में स्टोन ना बन जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हम उन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। सर्जरी इज़ रिकमेंडेड फॉर अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उसे हम कब सर्जरी रिकमेंड करते हैं जो कि एटलीस्ट यंगर देन 50 ईयर्स ऑफ एज हो, अनेबल और अनलाइकली टू पार्टिसिपेट इन फॉलोअप केयर, बहुत अच्छी से फॉलोअप ना ले रहा हो और जिसका कैल्शियम लेवल जो है मोर देन 1 मिलीग्राम पर DL अबव नॉर्मल रेफरेंस रेंज हो, यानी जो एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज है उससे ज़्यादा तकरीबन फर्दर इतना इंक्रीज हो। यूरिन में जो कैल्शियम का लेवल है वो ग्रेटर देन 400 मिलीग्राम पर डे हो। 30%
30% और ग्रेटर डिक्रीज इन रीनल फंक्शन, यानी जो किडनीज का फंक्शन है उसका 30% या उससे ज़्यादा रिड्यूस हो गया पेशेंट का, या फिर विद कंप्लेंट्स ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्लूडिंग नेफ्रोकाल्सिनोसिस, ओस्टियोपोरोसिस और सीवियर साइकोन्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। उसके अलावा हाइड्रेशन थेरेपी है, बिकॉज किडनी इन्वॉल्वमेंट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किडनी स्टोन हो सकते हैं, तो इसलिए पेशेंट जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ होते हैं वो रिस्क पर हैं कि उन्हें रीनल कैल्कुलाई बन सकते हैं, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा फ्लूइड देते हैं, तकरीबन 2000 ml या उससे ज़्यादा इंकरेज करते हैं, ताकि हम जो स्टोन है उसकी फॉर्मेशन से अपने पेशेंट को बचा सकें। बेटा उसके अलावा क्रैनबेरी जूसेस सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोअर करते हैं यूरिन के पीएच को, यानी पीएच को एसिडिक करते हैं, जिससे स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं, या वो जो भी स्टोन बनाने वाला मटेरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होता जाता है। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीनल कैल्कुलाई। इसके अलावा पेशेंट को हम स्पेशली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कोई भी जैसे रीनल कैल्कुलाई से रिलेटेड कोई भी साइन एंड सिम्टम फील हो, जैसे मुझे किडनी स्टोन है, इस तरह का कोई चीज़ आपको फील हो, सच एज एब्डोमिनल पेन या हीमाचूरिया वगैरह, तो आपने ज़रूर हमें बताना है। इसके अलावा बेटा थायराइड डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये रीनल की एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम को डिक्रीज़ करते हैं और फर्दर हमारे लिए चांसेस बढ़ा देते हैं कि जी सीरम का कैल्शियम लेवल ज़ाहिर बढ़ेगा तो स्टोन बन सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड डिहाइड्रेशन एंड टू सीक इमीडिएट हेल्थ केयर इफ कंडीशंस दैट कॉमनली प्रोड्यूस डिहाइड्रेशन सच एज वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह। क्योंकि पेशेंट हमारा हाइपर कैल्सीमिया में है, तो पेशेंट हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में जा सकता है, उससे हमें बचाने के लिए पेशेंट को स्पेशली बताना है कि आपने डिहाइड्रेशन से बचना है। ठीक है, ख़ुद को जो है डिहाइड्रेशन से आपने बचाना है, यानी अपना फ्लूइड अच्छा रखना है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिहाइड्रेशन करती है, यानी वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, इन चीज़ों को भी आपने प्रॉपर्ली जो है ट्रीट करना है। क्लास 3 चैप्टर्स के बारे में क्लियर हुआ, फिर हम फिफ्थ चैप्टर पे जाते हैं। चैप्टर के बारे में देखना है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, फिर हम मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी है। फिर 4 चैप्टर में अपना रिसर्च किया है, ये सब उसके बाद डिस्कशन में आपने अपनी पूरी रिसर्च करना डिस्कस करते हैं, ठीक है, आपकी अपनी वर्किंग में होगा, ये नहीं होगा कि आपने कहीं से और कॉपी पेस्ट करना, वो जैसा आपको अपनी वर्किंग में डिस्कशन करना। ओके जी, क्या टाइम हो गया? चलिए, तभी टाइम है थोड़ा। अच्छा, ये मैंने आपको जो है बता दिया, स्पेशली जो आपका पेशेंट है, हमने जो उसकी मैनेजमेंट है हाइड्रेशन का, उसमें कितना ज़्यादा रोल है। इसके बाद हम मोबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट विद वॉकिंग और यूज़ ऑफ अ रॉकिंग चेयर फॉर दोज विद लिमिटेड मोबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो इनकरेज, क्योंकि ये तो मैं आपको वैसे भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ। सारा मॉरिस आपका मैं आंसर देती हूँ, आपको मैं कई मरतबा बता चुकी हूँ कि इस तरह का मतलब किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट के साथ, आप उसको इनकरेज करें मोबिलिटी के लिए, क्योंकि हमने अपने पेशेंट को मोबाइल करना है, हमने अपने पेशेंट को बेड के ऊपर नहीं लिटाना। ठीक है जी। सो इनकरेज करना है कि वो मोबाइल रहें, बिकॉज बोन्स दैट आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस गिव अप लेस कैल्शियम, बेड रेस्ट इंक्रीजेस कैल्शियम एक्सक्रीशन एंड द रेस्ट फॉर रीनल कैल्कुलाई। क्योंकि जाहिर है अगर वो कंटिन्यूसली बोन्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बोन्स के अंदर की जो कैल्शियम मौजूद है वो भी इस्तेमाल नहीं होगी। जब वो यूज़ नहीं होगी तो वो निकल के फिर से हमारे ब्लड का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी, और उससे फिर से चांसेस बढ़ेंगे कि रीनल स्टोन बन जाए। ओरल फॉस्फोट
फॉस्फेट्स लोअर द सीरम कैल्शियम लेवल। जाहिर है पहले बता दिया कैल्शियम और फॉस्फोरस एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। अगर हम बॉडी में ओरल फॉस्फेट्स देना शुरू कर देंगे तो कैल्शियम बॉडी से ब्लड से रिमूव होना शुरू हो जाएगा कुछ हद तक, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम रिकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू, जो पहले आपको बता दिया, बहुत देर तक हम इस चीज़ को लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फिर फॉस्फोरस और कैल्शियम के आपस में ही कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि फिर हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डाइट और मेडिकेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल नीड्स आर मेट बट द पेशेंट इज advised to avoid a diet with restricted or excess calcium. If the patient has a coexisting peptic ulcer, prescribed antacids and protein feedings are necessary because anorexia is common. चूँकि anorexia जो है वो common है. Efforts are made to improve the appetite. Prune juices, stool softeners and physical activity along with increased fluid intake help offset constipation which is common post-operatively. नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं जल्दी से। द फैमिली मे हैव कंसीडर्ड द पेशेंट इलनेस टू बी साइकोसोमैटिक। ये बड़ा प्रॉब्लम है, पेशेंट को जो है ऐसा समझना शुरू कर देते हैं कि शायद इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए अवेयरनेस देना, काउंसलिंग करना फैमिली मेम्बर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अवेयरनेस ऑफ द कोर्स ऑफ द डिसऑर्डर एंड एन अंडरस्टैंडिंग अप्रोच बाय द नर्स में हेल्प द पेशेंट एंड फैमिली डील विद देयर रिएक्शंस एंड फीलिंग्स। इसके अलावा प्रिकॉशंस अबाउट एयरवे पेटेंसी, डिहाइड्रेशन, immobility and diet are particularly important in a patient who is awaiting or recovering from parathyroidectomy. Although not all parathyroid tissues is removed during surgery, in an effort to control the calcium phosphorus balance, the nurse closely monitor the patient to detect symptoms of tetany, which may be an early post-operative complications. ये ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो हमें कंप्लीट रिमूव नहीं करना है जाहिर है पैराथायरॉयड ग्लैंड, लेकिन हमें बहुत क्लोज आई रखनी पड़ती है कि पेशेंट को टेटनी के कोई सिम्टम डेवलप ना हो, क्योंकि ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो बॉडी के अंदर बिल्कुल ब्लड के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज तक बढ़ चुका है। मोस्ट पेशेंट क्विकली रीगेन फंक्शंस ऑफ द रिमेनिंग पैराथायरॉयड टिश्यू एंड एक्सपीरियंस ओनली माइल्ड ट्रांजिएंट पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोकैल्सीमिया इन पेशेंट विद सिग्निफिकेंट बोन डिजीज or bone changes. A more prolonged period of hypocalcemia should be anticipated. The nurse reminds the patient and family about the importance of follow-up to ensure return of serum calcium levels to normal. ठीक है जी। चलें, अब ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है हाइपर कल्सीमिया क्राइसिस, ये इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और अब जो है तमाम स्टूडेंट जल्दी जल्दी से आप अपनी जो है अटेंडेंस मार्क करवा लें बेटा। तमाम स्टूडेंट अब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें सबसे पहले।
ओके सारा, आपका सारा आर यू विद मी, आपका क्वेश्चन था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, उसे जवाब उसका आंसर देना था मैंने। सारा आर यू विद मी, आपने पूछा था सेलिथियासिस जो है उसका रीज़न क्या होता है, क्या वो भी इसी वजह से होता है? आर यू विद मी सारा? पहले बताइए, मैं आपका आंसर दूँ। सारा सेलिथियासिस जो है बेसिकली पहली बात तो ये है कि उसका रीज़न अभी तक अननोन है। अननोन मीन्स स्पेसिफिक उसका कोई कॉज जो है वो अभी तक हमारी रिसर्च की जो स्टडीज़ हैं वो एक कंक्लूजन में नहीं पहुंच चुकी हैं इस मामले में। इसमें बेसिकली लेकिन कुछ कैल्शियम का ऐसा कोई ख़ास इसमें अमल दखल नहीं होता, कैल्शियम फॉस्फोरस या पैराथायरॉयड ग्लैंड का। बेसिकली डिहाइड्रेशन, पहले तो वही बात कि इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है स्टिल आइडेंटिफाई कर सके, बट डिहाइड्रेशन या फिर कोई अगर सैलिवरी ग्लैंड्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये जो इश्यूज हैं ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा? ओके, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है मेरे पास वो अपने नाम सुन लें, अगर किसी की अटेंडेंस मिस हो गई है तो वो लगवा लें। अमीना, जावेद, अक्सा, लियाकत, अरूज, असलम, अरूज, फवाद और आयशा एब्सेंट हैं। हदीका, आसिफ और बेटा मदीहा, फातिमा, महनूर, इसके अलावा निमरा, जावेद और रिदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज़, शबाना असगर, शहबाज, ज़ैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ुनैरा नसीम और फ़िज़ा मुनीर, ये स्टूडेंट्स मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं। अरूज असलम की तो आई थिंक ठीक है, अरूज आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। साफिया जी, आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क हो चुकी है।
ठीक है, जैसे आईफोन आप साफिया आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, हदीका आसिफ आपकी भी अटेंडेंस मार्क हो गई है, मुनीबा यूनुस आपकी भी, मारिया अब्दुल्ला आपकी भी। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।